अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट्स, आज से पहले जितने भी चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हम लीनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी इफ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ। और अब जो है हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अगर कोई बॉडी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिट में घूमती है या सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ एन ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक तस्वीर बनी हुई है। पहले मैं ये तस्वीर को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ये एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और हर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। असल में तो बॉडी सीधी मूव कर रही होती है, लेकिन उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाया जाता है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। सही है, सर्कुलर पाथ में। तो इस अब जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो एक तो हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो, और सेकंड होता है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। जिस तरफ मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, देखें, जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता। तो लीनियर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इट्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन is called centripetal acceleration and it is denoted by AC। A जो है वो एक्सेलरेशन का सिंबल है और C जो है स्मॉल जो लिखा गया है ये सेंट्रीपिटल के लिए लिखा गया है। इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लीनियर एक्सेलरेशन का होता है, और इसका फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप हमें मालूम है कि जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है और तो उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है। जो फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितनी फोर्स होगी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। ये ऐसी फोर्स होती है जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। फोर्स विच मेंटेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कल। ये वो फोर्स है जिससे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, और इसका फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, इसी की वजह से जो है बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। अब इसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक डायग्राम आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट, आपके राइट हैंड साइड पे एक फिगर बनी हुई है। इस फिगर के अंदर एक बॉडी है, बॉल, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसको डॉट से दिखाया गया है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो बॉल है लाइट स्ट्रिंग से जो है वो जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक एरो दिखाया गया है जो सेंटर की तरफ है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो ये जो है डायरेक्शन शो कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। देखें, गौर से देखिएगा, ये जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। इसी तरह बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये बॉडी सीधी निकल जाएगी। लेकिन ऐसा अगर हम इसको समझें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो बॉडी, ये बॉल को अंदर की तरफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक सर्कुलर पाथ को मेंटेन करती है। उसकी वजह ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक रिएक्टिव फोर्स होती है और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सर्कल होती है, जिस तरफ मैं अपना सर्कल कर्सर को मूव कर रहा हूँ। सही है। और ये जो पॉइंट है ये जो है फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से इस जगह से लेकर इस बॉल तक का जो फासला होता है ये रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। तो आए हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर कैसे आ गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, और ये है एफ इज इक्वल टू एम ए। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इफ द एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल, अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है देन द फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो सर्कल में मूव किस वजह से कर रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रही होगी। इस हिसाब से इस एफ को हम क्या कर देंगे, एफ सी कर देंगे, क्योंकि हम उस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो सर्कल में मूव कर रही है। एम जो है मास ऑफ अ बॉडी है, और ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसका सिंबल क्या होता है, ए सी होता है। लेकिन हम जानते हैं ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है इसमें हम ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं क्योंकि हम 2 में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने करेक्शन कर दी। अब स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है एफ सी की जगह हमने एफ सी ही पुट कर दिया, एम की जगह हमने एम ही पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ये जो ए सी की वैल्यू है वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया। तो हमारे पास एम जो है वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें एम जो है मास ऑफ अ बॉडी है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। जैसा कि ये लाइट स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक बॉल है, ये जो डिस्टेंस होगा आर कहलाएगा।
अब स्टूडेंट हम एक रिएक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इस रिएक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इस फिगर को समझेंगे। ये जो पार्ट है ये पाथ ऑफ इनर्शिया है कि अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक रेड का जो एरो नज़र आ रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को शो कर रहा है, और एक ब्लू रंग का एरो नज़र आ रहा है जो टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रिएक्शन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ सर्कल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसमें भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा और ये एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सर्कल होगा, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, के मुताबिक होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, एक जगह लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी जगह लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नंबर वन डिफरेंस क्या है? इट इज इट इज सेंटर सीकिंग फोर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये टूवर्ड द सेंटर है तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। it it is calculated by Fc is equal to mv square upon r, और it is calculated by calculating Fc। जितना हमारे पास Fc होगा उतना ही हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल application of centrifugal force. We know we now discuss one by one application we apply in our daily life. स्टूडेंट्स, हम सेंट्रीफ्यूगल की एप्लीकेशंस को अपनी आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बट वी डोंट नो विच प्रिंसिपल बिहाइंड दैम। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनके पीछे कौन सा प्रिंसिपल के तहत काम हो रहा है। तो नंबर वन है वॉशिंग मशीन। हमारे तमाम घरों में वॉशिंग मशीन होती है, और ये वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रिंसिपल पे काम करती है। वी आर यूजिंग वॉशिंग मशीन डेली। देयर आर क्लोथ्स are dry automatically. We use centrifugal force in this case. Their wet clothes are moving in a circular path, and the force acts on water particles in the cloth, and this force pull the water to outer side. This water this water is removed from the cloth, and the clothes are dry in the machine. The basic principle is centrifugal force acting on the water. स्टूडेंट्स, जब वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को ड्राई किया जा रहा होता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है इसमें कि गीले जो कपड़े होते हैं वो जब घूमते हैं तेज़ी से
तो जो कपड़ा है वो तो वॉशिंग मशीन के साथ जो उसका पहिया है उसके साथ घूमता रहता है। पानी जो है वो बाहर की तरफ निकलता है और वहाँ पे वेसल लगा होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर से पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से आप स्पिन करेंगे उतना जो पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस जो पानी का बाहर निकलना है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। सेकंड जो एग्जांपल है नंबर 2, बस एट कॉर्नर और सर्कुलर पाथ। बसें जब कॉर्नर या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं, when we are traveling in the bus comes to move or at corner. There is a circular path of the bus, and this time there is a force acting on the bus and the centrifugal force acting on the passenger and the pull passenger from the center to outside due to centrifugal force. स्टूडेंट जब बस या गाड़ी में आप मूव करते हैं अंदर की तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ धक्का देती है एंड वी आर मूविंग आउटवर्ड एज ऑफ द बस और हम बस के किनारे की तरफ पहुंच जाते हैं। दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थर्ड एग्जांपल है आइसक्रीम सेपरेटर। दिस इज द क्लासिक एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal machines having electric motor and this motor connected to rod and this rod is placed to move and this rod end on the setting button containing milk. When this machine move then this milk have pressure and the solid particle from the milk goes outside and this solid particle is a cream. In this way, the cream is separated from the milk and used for other products. This is very common in our daily life and the principle is centrifugal force. तो स्टूडेंट आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा।